जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट की। इससे पहले हम लोग 6 क्लास को बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं, एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज किस तरह से व्याख्या किया गया है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस कौन से ईयर में पूछे गए हैं हम लोग उनको भी देखते हुए आए हुए हैं। और आज जैसे कि क्लास 8 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 पे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को देख चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है, क्लास 8 के नाम से। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उस लिंक से आप सारे के सारे क्लासेस जरूर कर लेना। और आप सभी को पता ही होगा कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है तमाम एग्जामों में, कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहले हम लोग इसका नाम देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 2 का। व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि किस तरह से व्यापार करने आया था, व्यापार करने के बाद किस तरह से उन्होंने साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था, इस तरह से हम लोग देखेंगे। कंपनी की सत्ता स्थापित होगी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था अपना व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन वो धीरे धीरे जो है साम्राज्य जो है अपने अधीन कर लिया था। इसके बारे में संक्षिप्त से जानेंगे। कहा जाता है, जैसे कहा जा रहा है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब वो ये इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड की महारानी, उस समय जो ना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की एक महारानी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम के जो ना आदेश से, यानी कि इजाज़तनामा से इन्होंने हासिल की थी। देखिए ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए संक्षिप्त से सुनिए, समझने के प्रयास कीजिए कि 1600 ईस्वी में जो है ना यूरोप जो इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लैंड जो है ब्रिटिशों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक इजाज़तनामा हासिल किया। मतलब कि व्यापार करने के लिए इन्होंने आदेश जो है उन्होंने आदेश मतलब मांगा कि हम लोग को व्यापार करना चाहते हैं। तो उस समय जो है ना इंग्लैंड की एक महारानी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इसके माध्यम से इन्होंने ही अपना जो ने स्वीकार करवाया कि नहीं मैं भारत में जाके व्यापार करना चाहता हूँ, वे जो इस तरह से करवाया, ठीक है। तो इसमें जो ना एलिजाबेथ प्रथम के जो चार्टर था उसके माध्यम से इसके व्यापार के क्षेत्र को निर्धारित कर दिया था कि आप इतने क्षेत्र तक जो है ना आप अपना व्यापार कर सकते हो, आप इतना तक कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने करवाया था। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुकी है। चलो अब नेक्स्ट कहा जा रहा है वाणिज्यिक। ये वाणिज्यिक क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो है ना बेसिक डिफिनेशन समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी चैप्टरों में जो है ना ये वाणिज्यिक आपको सिंपल वे में लगा जा सकता है और आंसर राइटिंग में वाणिज्यिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे इस तरह से, सबसे पहले हम लोग को वाणिज्य का डिफिनेशन जानना चाहिए। ये एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और उसे ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना होता है, ठीक है। आप इस तरह से जो है ना देखिए सिंपल वे से इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि वाणिज्यिक जो होता है, जैसे आप मान के चलो कि कोई भी चीज़, जैसे ये एक एप्पल है, ठीक है। एप्पल आप 5 रुपया पीस खरीदे, वही एप्पल जो है ना आप 7 रुपया पीस जो है बेच दिए, तो इस प्रकार का आपका 2 रुपया मुनाफा हुआ। तो उसी प्रकार ये वाणिज्यिक हो गया, ठीक है ना। आपको 2 रुपया मुनाफा कमाना है तो वो वाणिज्यिक कहलाएगा। क्लियर। चलो अब आगे कहा जाता है, इसमें देखिए जिस तरह से कहा गया था कि भारत में जो ना विदेशियों का आगमन कब हुआ था, आगमनों में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, ठीक है। पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में भारत जो वास्को डिगामा नामक एक समुद्री यात्री भारत पहुंचे थे। भारत के जो है ना गोवा में पहुंचा था सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गोवा जो है, देखो इस तरह से इसकी मैप है इंडिया, यहाँ पे गोवा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे जो है केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होते हुए इस तरह से उन्होंने भारत आया हुआ था, ठीक है। इसके पहले हम लोग अच्छे से हम लोग एक सेशन में भी देखे हुए हैं कि भारत का आगमन किस तरह से किया था, विदेशियों का आगमन किस तरह से हुआ था, ठीक है। इस तरह से वो समुद्री यात्रा करते हुए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर एक स्थान है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इन्होंने इस मार्ग से इन्होंने यहाँ पे गोवा जो है भारत आया था। क्लियर। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचा था, गोवा में पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1498 ईस्वी में। देखिए इससे पहले भी जो ना पुर्तगालियों ने बार्थोलोमियो डियाज नामक एक समुद्री यात्री थे, उन्होंने भी प्रयास किया था कि भारत की खोज करें, लेकिन वो केप ऑफ गुड, जैसे भी बताया मैंने यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, उन्होंने जो है ना यहाँ तक ही वो यात्रा कर पाया था। उसके बाद वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होते हुए भारत का यात्रा किया, ठीक है। तो ये सभी बेसिक बातें हैं।
ओके। तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि जो है ना व्यापार करने के लिए सबसे पहले भारत कौन आया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले आया था। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आया था 1498 में। पुर्तगाली गोवा में आया था, वास्को डी गामा। उसके बाद ये 17वीं शताब्दी के तक में जो है ना अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी भी आए। अगर आपको क्रम वाइज में पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आया, आपको सिर्फ आने का बोल रहे हैं तो पुर्तगाल सबसे पहले आया, उसके बाद डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर फ्रांसिस आया। अगर आपको कंपनी की बात पूछा जाए तो पुर्तगाल आया सबसे पहले। ठीक है, पुर्तगाल आया। पुर्तगाल के बाद जो ना इंग्लैंड यानी EIC इंग्लैंड आया। उसके बाद कहा जाएगा जो डच का आया। ठीक है, डच। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, आगे हम लोग इसके चर्चा करेंगे। उसके बाद व्यापार, ये जो पुर्तगाली जो थे व्यापार किसकी व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का, रेशम का, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था काली मिर्च। ये सभी तमाम जो है ना चीज़ों का व्यापार करते थे वो। ठीक है, यहाँ तक कि समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली आने के बाद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था, मतलब कि भारत में उन्होंने कंपनी स्थापित किया था पुर्तगालियों के बाद। तो पुर्तगाली का इंग्लैंड का जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करना शुरू किया, यानी कि कहा जाएगा आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले अपना कंपनी कहाँ स्थापित किया, तो बंगाल में किया था। बंगाल में जो ना कहाँ, बंगाल में एक हुगली शहर है, नदी है, उसी के किनारे जो है ना किया था 1651 ईस्वी में। जैसे कि आप देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की पूछा जाए कि कब आया था, तो वो 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में आया। लेकिन सबसे पहला जो है उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो पहला फैक्ट्री उन्होंने 1651 में हुगली नामक स्थान पर किया था। उसके बाद कहा जाता है इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहले जो है फैक्ट्री को क्या किस नाम से जाना जाता था, फैक्टर के नाम से जाना जाता था। 1996 ईस्वी तक जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी किला बनाना शुरू कर दिया था बंगाल में। जो है ना बहुत शहर में जहाँ जहाँ अपना फैक्ट्री बनवाया था वहाँ पे इन्होंने किला बनवाना शुरू किया। किला बोले तो जैसे कि अपना सुरक्षा के लिए चारों तरफ से उन्होंने घेर दिया था, ताकि कोई बाहरी जो है इस पर आक्रमण हमला ना बोले। ठीक है, तो ये उसके बाद कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है औरंगजेब को फरमान जारी करने का आदेश दे दिया। देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत तौर पे आपको जैसे चैप्टर का नाम ही दिया गया है विदेशियों का आगमन, मतलब कंपनी का आगमन से साम्राज्य तक। वो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपना व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे जो जैसे ना अपना प्रकोप छाने लगा, उसके साम्राज्य स्थापित करने लगा। उसी प्रकार औरंगजेब एक मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था जो ठीक है जो मतलब एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। ठीक है, ये युग। उसके बाद इसका जो है इसके शासनकाल में फरमान जारी किया था। औरंगजेब की मृत्यु 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये 1696 ईस्वी तक इन्होंने अपना किला बनवाना शुरू किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, फरमान जारी कर दिया था कि आपको जो है ना, यानी कि फरमान जारी करना मतलब कि शुल्क टैक्स जो देना पड़ता था वो कंपनी को ही देना पड़ना था औरंगजेब के शासनकाल के समय में। ठीक है, उसके बाद 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी तथा बंगाल के बीच टकराव होना स्टार्ट हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत, जैसे आपको बोला जाएगा 18वीं सदी कब से कब माना जाएगा, तो ये जो है ना 1700 से 1799 ईस्वी तक ये 18वीं सदी के अंतर्गत आएगा। तो जैसे औरंगजेब के शासनकाल में जैसे इन्होंने फरमान जारी कर दिया था, उसी के शासनकाल में उसकी मृत्यु के पश्चात से यानी कि इन्होंने बंगाल पर अपना आक्रमण स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से वो क्या हुआ, जो है 1700 यानी 18वीं सदी तक कंपनी बंगाल के बीच टकराव होना स्टार्ट हो गया था। तो उस तरह से जो बंगाल के बारे में हम लोग देखे हैं कि बंगाल की किस तरह से स्थापना हुई, कौन किया था, तो इसमें जो बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो थे वो औरंगजेब के एक शासक हुआ करते थे, और औरंगजेब के द्वारा ही मुर्शिद कुली खां को कहा गया था बंगाल पे सुरक्षा करे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खां ने बंगाल राज्य का स्वतंत्र रूप से अपना राज्य स्थापित किया था 1717 ईस्वी में। आपको ये ध्यान रखना है 1717 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां बंगाल का शासक बना रहा, और 1727 में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा सजाउद्दीन जो है 1727 ईस्वी में इसका अगला उत्तराधिकारी बना। ये 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा। फिर सरफराज खां बना, फिर अलीवर्दी खां बना, सिराजुद्दौला बना, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर बना था। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना। और अब जब भी शासक हो, देश हो, कोई भी चीज़ मतलब कि क्रम वाइज हो, तो आप इस तरह से लिखने की प्रयास करना ताकि आपको याद रहेगी ज़्यादा देर। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, सजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस तरह से शासक कैसे कैसे आया। मुर्शिद कुली खां के बाद ये दोनों जो है सजाउद्दीन और सरफराज खां, आप सभी जानते होंगे, बहुत कम चर्चा आपको देखने को मिली होगी। आपको कहा गया होगा कि मुर्शिद कुली खां के अगला उत्तराधिकारी था अलीवर्दी खां,
नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बीच में 2 था, लेकिन ये योग नहीं था, तो इसकी वजह से इन्होंने इसके शासनकाल में कुछ खास नहीं हुआ, जहाँ तक कि इसका ह्रास नहीं हुआ, तो इसकी चर्चाएं ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन अलीवर्दी खां इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया। उसके सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ। फिर मीर जाफ़र जो है इन्होंने धोखेधाड़ी का नाम इसका हासिल हुआ। इस सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे कहा जाता है, जैसे प्लासी का युद्ध 1756 से 57 ईस्वी में हुआ था। 1756 में कौन शासक थे, देख सकते हैं यहाँ पे, 1756 से 57 तक सिराजुद्दौला थे। ये मात्र 1 साल, मतलब 1 साल से भी कम शासन किए थे, लेकिन जितना दिन किए थे ये एक वर्तमान मतलब सही तरीके से उन्होंने किया था। अपने राज्यों को पूरा झकझोर दिए थे, पूरा जान निछावर कर दिए थे, ठीक है। तो हालांकि इसकी मृत्यु होने के कारण इसका शासन ही समाप्त हो गया। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में 1756 से 57 तक, तो इसके शासक कहा जाएगा तो आपको सिराजुद्दौला शासक थे, यानी कि नवाब हुआ करते थे। इसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और ये कंपनी जो है ये नवाब, यानी कि नवाब को जो ने क्या किया था, कठपुतली बना लिया, ठीक है। जैसे ही प्लासी का युद्ध में सरफराज खां की हार हो गई थी, ये नवाब को जो अपना कठपुतली बना लिया था। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो कहा जाता है आगे, नवाब ने मतलब सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कंपनी पर हमला किया था। वो भी कहाँ, कासिम बाजार में, जो ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है। 30,000 सिपाहियों के साथ कंपनी जो है कासिम बाजार पर कंपनियों के विरुद्ध हमला बोला, और कलकत्ता कंपनी के साथ यानी कलकत्ता कंपनी के हाथ से निकल जाने पर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में बंगाल आया। मतलब देखिए, आप कहा जाता है जब सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खां जब शासक हुआ करते थे, ध्यानपूर्वक सुना, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला जब बंगाल का शासक हुआ करते थे, ये अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विरोध किया था और सफल भी हो रहा था, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनना, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा बंगाल जो प्रोग्रेस कर रहा था, विरोधियों को विरोध कर रहा था। और इस तरह से क्या हुआ था, 1756 ईस्वी में जैसे अलीवर्दी खां के अगला उत्तराधिकारी हुआ सिराजुद्दौला, तो 1756 ईस्वी में तो ये प्लासी का युद्ध होना है। तो प्लासी के युद्ध के समय में क्या हुआ था, कंपनी की तरफ से यानी कि ये सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला क्या थे, कलकत्ता कंपनी में जो है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो उन्होंने कलकत्ता पर अपना विरोध किया कि नहीं, कलकत्ता मेरा है तो मेरा ही रहेगा। सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान ने इसका विरोध किया था। तो इस तरह से इन्होंने कंपनी के हाथों से तो ये छीन लिया कि अब मेरा ही है। उसके बाद कंपनी की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव नामक एक गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो उन्होंने ये जो उस समय जो मद्रास में थे, मद्रास से सीधा वो बंगाल में आते हैं। बंगाल में उन्होंने अपना नेतृत्व स्थापित किया था, मतलब कि वो कंपनी की अगला गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, यानी कि कंपनी के नेतृत्व का सेना किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, और प्लासी के उसके बंगाल का सिराजुद्दौला। इसको ध्यान में रखना आपको। सिराजुद्दौला की हार हुई और इसका कारण था मीर जाफर जो है, क्या हुआ था, कंपनी जो है ये रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव जब देखा कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि योग्य शासक है, तो इसको किस तरह से हराया जाए। तो बंगाल का एक नवाब हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपना इससे मिला इससे बात किया कि अगर आप सिराजुद्दौला को मारने में हमारी मदद करेंगे तो मैं आपको बंगाल का अगला उत्तराधिकारी आपको घोषित कर दूंगा। तो मैं, अरे यार कोई भी हो, आपको मैं बोल दूंगा कि आप जो है ना, ये आपको अगला प्रधानमंत्री आपको बनाया जाएगा, आप ये करो वो करो, मन में तो जरूर लड्डू फूटेगा। तो इसी प्रकार मीर जाफर ने भी इसका साथ दे दिया, ठीक है। तो साथ दिया, तो इस प्रकार जो सिराजुद्दौला को जो है ना, ये धोखा देकर उसकी मृत्यु करवा दिया। एक मंत्री हुआ करता सिराजुद्दौला का, ठीक है, इन्होंने धोखा देकर इसका मृत्यु करवा दिया, हत्या करवा दिया। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध में जो है ना कंपनी की जीत हुई और बंगाल में जो सिराजुद्दौला की हार हुई। और इस तरह से जो कंपनी का ये पहला जीत था भारत में, जो है ना पहला जीत था, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो है ना कंपनी का सबसे प्रथम जीत कब थी, 1756 ईस्वी में, जो 57 ईस्वी में था, प्लासी के युद्ध में इन्होंने सबसे पहली जीत हासिल की थी। इससे पहले जो है विरोध किया, काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संधि से रुक जाता था, लेकिन इस बार जो है ना 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो हुआ, उसमें कंपनी की सफलता मिली। तो इस प्रकार वो पहली जीत प्लासी के युद्ध में हासिल किया, ओके। उसके बाद अगला कहा जाता है सिराजुद्दौला की मृत्यु। अगला नवाब जो है मीर जाफर बना। सिराजुद्दौला की जैसे मृत्यु हत्या करवा देती है, तो उसका अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है शुरुआत में मीर जाफर जो है कठपुतली की तरह
काम किया था। मीर जाफ़र को अलग नवाब बनाना, मतलब क्या होता है इसका कहने का, कि जैसे जैसे नवाब स्टार्टिंग में बना था तो उन्होंने जो है ना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता था ये फॉलो करता था। उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे मान के चलो आपको मैं पीएम बना दूं, ठीक है, आप पीएम बना दूं, आप सिर्फ जो ना इसका मतलब कि विदेशी जो आपको बनवाया उसी के आप जो भी बात बोलेगा आप वही करोगे। आपका विरोधी जो है जनता जो है आपका विरोध जरूर करेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हुआ कि मीर जाफ़र जब कठपुतली का काम करने लगा तो इसमें विरोध होने लगा बंगाल में कि आप ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये वो, मतलब ये इस तरह से विरोध होने लगा। तो कहीं ना कहीं मीर जाफ़र को भी अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार अब रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मुझे जनता को भी जवाब देना होता है, जिसकी वजह से मैं ऐसा कार्य कर नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर रॉबर्ट क्लाइव जो भी बोलता था उसका बात मानना ही मना कर दिया। मना करने के बाद जो है ना मीर कासिम ने परेशान करने लगा, मतलब तो यानी मीर जाफ़र जो इस तरह से परेशान करने लगा। परेशान करने के बाद जो है इसको हटा दिया, क्योंकि उस समय जो ना बंगाल का मालिक तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे। मीर जाफ़र को वहाँ से हटा दिया, चलो हटो, गद्दी से हटो, जब मेरा बात नहीं सुनेगा तो तुमको क्यों रखें, तो उसको हटा दिया। इसके बाद अगला नवाब जो है ना मीर कासिम को बना दिया। देखिए आप ध्यान रखना, मीर जाफ़र था, मीर कासिम, ध्यान रखना बात, दोनों अलग अलग हैं। मीर जाफ़र का अगला उत्तराधिकारी बना मीर कासिम। फिर मीर कासिम जो थे वो मीर जाफ़र की तरह नहीं थे। मीर कासिम जो इसका परेशान करने लगा था कि उसका बात सुनना ही नहीं चाहता था। हम शासक हैं, हम जो करेंगे करेंगे अपना राज्य के लिए। तो बक्सर की लड़ाई में जो है 1764 में इसको भी हरा दिया गया। इस प्रकार जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध में जो है कौन कौन था, ध्यान रखना, बंगाल की तरफ से मीर कासिम था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है ना वो रॉबर्ट क्लाइव था ही। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर एक जगह का नाम है जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे युद्ध हुआ। ये पलासी का भी जगह है, ठीक है। तो इस तरह से ये युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। तो इस प्रकार मीर कासिम को यहाँ से गद्दी से हटा दिया और फिर अगला नवाब जो है ना फिर मीर जाफ़र को ही बना दिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस प्रकार क्या हुआ, 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। तो कंपनी के इरादे बदल गए। तब तक जो है कंपनी के इरादे बदल गए कि यार मैं यहाँ व्यापार करने आया। व्यापार करते करते देखो 1600 ईस्वी में आया, 1651 ईस्वी में इन्होंने पहला फैक्ट्री स्थापित किया और यहाँ 1765 तक लगभग 100 साल से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ की तमाम चीज़ें मेरे हाथों में, कौन सब नवाब बनेगा कौन नहीं बनेगा मेरे हाथों में। तो ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं ही यहाँ का मतलब बंगाल का कोई नवाब ना बन के मैं अपना खुद अंग्रेज ही ना शासक बन जाए, अंग्रेज ही शासक बन जाए। तो इस प्रकार वो अपना ना इरादा बदल लिया, ठीक है। क्लाइव जो है ना हम खुद ही नवाब बनेंगे, मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बोला कि नहीं मैं बंगाल का अब नहीं, अब खुद का जो है नवाब बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इंग्लैंड के थे। वो 1743 ईस्वी में भारत आया था और वो जब आ रहा था ना वो मात्र 18 साल का था। तो वो सबसे पहले मद्रास आया और 2 बार गवर्नर बना। इसको ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण गवर्नर है, तो इसको ध्यान रखना। और रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया ना इतना धन दौलत कमाया, मतलब कि वो देखो 4,01,102 पाउंड इन्होंने कमा के उस समय में लेके गया। उस समय में ध्यानपूर्वक सुना, 4,01,102 पाउंड कमा के गया, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ये 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार घोषित कर दिया और इस तरह से जो ना 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये दिया गया है, ओके। उसके बाद कहा जाता है रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल, जो इसके बाद जो अगला 1798 से 1805 ईस्वी तक बना। अवध के नवाब 1801 में आधा इलाका सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं कर कि उसे हैदराबाद को भी आधार पर हैदराबाद को भी। देखिए रिचर्ड जो है अवध के जो है नवाब जो थे, अवध के नवाब को जो है 1801 ईस्वी में आधा इलाका पर सौंपने पर आता। क्यों? क्योंकि जो है ना इन्होंने अवध का जो है नवाब इससे कर्ज लिया था, लेकिन वो पैसा जमा नहीं कर पाने की एक वजह से उसका आधा जो ना जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का चला गया, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है आता है मेन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, इसका एक उपनाम है शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। आपको कई एग्जामों में देखने को मिला ये क्वेश्चन कि शेर ए मैसूर किसको जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, तो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे ये हैदर अली का पुत्र था। सबसे पहला है जो हैदर अली जो ना ये मैसूर नामक
शासक था, ठीक है, मैसूर राज्य का शासक था। हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी 1761 से, ये 1782 ईस्वी तक हुआ। 1761 से 1782, इसमें देखो मैसूर को ध्यानपूर्वक एक मैं बात बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और मात्र 2 शासक हुआ करते थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसका कार्यकाल आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है मालावा तट पर नियंत्रण करवाया था, और इसका व्यापार जो था काली मिर्च और इलायची हुआ करते थे। 1785 ईस्वी में टीपू जो है बंदरगाहों के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची पर निर्यात करने से रोक दिया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। और फ्रांसीसी की घनिष्ठता, यानी कि टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच जो घनिष्ठता बढ़ने लगी थी। इसका एक मुख्य कारण था कि टीपू सुल्तान चाहता था कि अपना सेना का आधुनिकीकरण, मतलब कि सेना का जो है रिपायर एक प्रकार से बोलते हैं रिपायरिंग, कि मतलब कि किस तरह से हम लोग का इसका आधुनिकीकरण कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। और इस तरह से अंग्रेज जो गुस्सा हो गए, ये टीपू सुल्तान और फ्रांस एक साथ हुए तो अंग्रेज गुस्सा हो गए। उसके बाद अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध होता है, 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 92 और 1799 में इसकी समाप्त हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम में टीपू की हत्या हो जाती है, ठीक है। और मैसूर का राज्य काल जो है ना वडियार वंश के बाद, मैसूर जो है ना अंतिम में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है वडियार वंश में विभक्त हो जाता है।